गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर में प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त किया जाता है, किसी गोलीय दर्पण में इमेज यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम लोग को डिटेल्स में जानकारी लेना है। आज हम देखेंगे कि क्या देखेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। देखिएगा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। नियम नंबर फर्स्ट यानी कि रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई दर्पण है, ये दर्पण अवतल दर्पण होगा यानी कि कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण में कॉनकेव भी आ जाएगा और कॉन्वेक्स भी आ जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण भी आ जाएंगे और उत्तल दर्पण भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखना क्या है, यहाँ पे क्या होगा, मेरा फोकस होगा, कल बताए थे, और ये इसके और इसके भी जितना ही दूर है इतना ही डिस्टेंस पे सेंटर होगा। क्योंकि यहाँ से ध्रुव, ये पोल है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव से लेकर के सेंटर तक की जो भी दूरी होती है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि आर बोलते हैं। आर का जो मान होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी कि f बराबर हम लोग ये भी कह सकते हैं r/2, यानी कि फोकस दूरी जितना होता है, फोकस से लेकर सेंटर, पोल से लेकर फोकस तक के जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारे त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि त्रिज्या का आधा कर देंगे तो वो हमारा फोकस डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी कि फोकल दूरी निकल जाएगा। अब देखिएगा ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ये जो है देखिए गौर से, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये नियम होता है प्रकाश के परावर्तन में, यानी कि जब हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो उसमें एक नियम होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ रही है तो उसका जो परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, तो वह परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर निकल जाती है। परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। यह जो नियम है प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पहला नियम है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। अब देखिए गौर से, ये तो हमने देखा अवतल दर्पण में। अब हम उत्तल दर्पण में यदि देखेंगे तो उत्तल दर्पण इस टाइप का होता है। यहाँ पे इसका फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर होगा। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है तो इसका परावर्तन तो ऐसे होगा, इसका तीर का निशान ऐसे तो होगा, लेकिन यह हमको मालूम कहाँ से पड़ेगा कि यह फोकस पे, इसका परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर जा रही है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि यह परावर्तन के बाद कहाँ से निकल रही है, तो फोकस से होकर निकल रही है। अब देखिएगा पहला नियम को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि कोई भी सीधा लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष इसी को बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें
आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर एक ही बात दो बार लिखा रहा था, फोकस से होकर बाहर सीधा लिखिए, फोकस से होकर निकल जाती है। पहला रूल था कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। ये मेरा पहला रूल कह रहा था। इसको आप लोग देखिए, इसके बाद हम सेकेंड रूल की ओर मूव करेंगे। चलिए अब हम रूल नंबर सेकेंड की ओर मूव करते हैं। देखिए अगर से कि रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है। रूल नंबर सेकेंड कहता है कि यदि यह कोई अवतल दर्पण है और यहाँ पे इसका क्या होगा, पोल होगा। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वाला लेक्चर देखिए, आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर आएगी, दर्पण पर यदि फोकस से होकर आती है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। यह दूसरा नियम है। दूसरा रूल प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या कह रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अगर इसी को उत्तल दर्पण में देखा जाए, तो यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। अगर फोकस से होकर कोई भी प्रकाश की किरण आती हुई मालूम पड़ेगी तो यह फोकस से होकर ऐसे तो आती हुई मालूम पड़ेगी, लेकिन यह प्रिंसिपल एक्सिस के फिर क्या हो जाएगा, समांतर चली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जो है ये चली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चली जाती है। इस तरह से दूसरा नियम मेरा क्या कहता है कि मुख्य अक्ष या इसको ऐसे लिखिए, फोकस से होकर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से मुख्य अक्ष से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है या चली जाती है। इस तरह से हमने पढ़ा यह दूसरा रूल। इसको भी आप लोग देखिए, उम्मीद है कि यह चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। उत्तल दर्पण में हमको सिर्फ आती हुई मालूम पड़ेगी या आती हुई कोई भी प्रकाश की किरण आएगी या फोकस से होकर निकलेंगी तो वह जो है उत्तल दर्पण में केवल हमको क्या होगा, आभास बनेगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो हम आगे देखेंगे, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वह जो है आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में हमें देखेंगे आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अगर ये चीज हम पहले दिन बता दिए हुए थे, पहला या दूसरा लेक्चर में हमने बताया था
कि जो भी प्रतिबिंब अगर वह काल्पनिक होगा तो वह काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम रूल नंबर 3 की ओर मूव करेंगे कि प्रतिबिंब प्राप्त करने का रूल तीसरा क्या कहता है। थर्ड रूल है, यदि यह कोई अवतल दर्पण है, यह कोई अवतल दर्पण है और यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर है, यदि हम कोई उत्तल दर्पण ले लेते हैं, उत्तल दर्पण में फोकस होगा, ये सेंटर होगा। देखिए गौर से, कोई भी प्रकाश की किरण यदि हमको, ये ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण यदि सेंटर से होकर के दर्पण पे जाएगी तो उसका जो परावर्तन, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आएगी, यानी कि दर्पण पे पड़ेगी, तो उसका परावर्तन के बाद यह फिर इसी पथ पे, जिस पथ पे आई है उसी पथ पे यह चली जाती है, जिस पथ पे आई है उसी पथ पे चली जाती है। इसमें आई का मान भी दोस्तों, आई का मान एंगल आई और एंगल आर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इस स्थिति में, और आई और आर का मान 0 हो जाता है। इसमें भी देखिए, इसमें अगर यह हमको दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आती हुई मालूम पड़ेगी, तो इसका परावर्तन के बाद फिर जो है दर्पण पर पड़ने के बाद फिर इसका जो परावर्तन होगा इसी पथ पे हो जाएगा। यह जो है पहले इधर से आ रही थी, इधर से आई है, और फिर जो है इसका परावर्तन जो है इसी पथ पे हो जाएगा, इसका परावर्तन जो है इसी पथ पे हो जाएगा। यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश की किरण गुजरेगी, वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश की किरण गुजरेगी, उसका परावर्तन उसी पथ पे होता है, उसका परावर्तन उसी पथ पे होता है। इस केस में एंगल आई का मान और एंगल आर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कि पोल होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, पोल होता है। इस तरह से ये चीज जो है खत्म हुआ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम है। पहला नियम हमने पढ़ा कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर, पहला नियम हमने पढ़ा कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह कहाँ से निकलेगी, तो फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर दर्पण पर पड़ रही है तो उसका जो परावर्तन होगा, मुख्य परावर्तन के बाद वह फिर कहाँ से निकलेगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। अब जो है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आ रही है तो उसका परावर्तन बिना विचलित हुए, यानी कि बिना इधर उधर हुए, फिर वह उसी पथ पे लौट जाती है। यानी कि उसी पथ पे उसका परावर्तन के बाद वह उसी पथ पर, जिस पथ से आई है उसी पथ पे वह निकल भी जाती है। दोस्तों चलिए, अब जो है अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहले अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उत्तल दर्पण की तरफ भी आएंगे। देखिए, ये कोई अवतल दर्पण है, और ये जो है सेंटर है, पोल है,
यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, और यहाँ पे कहीं पे बहुत दूर कहीं पे अनंत होगा। अनंत को ऐसे देते हैं, बहुत दूर कहीं पे क्या होगा, अनंत होगा। बहुत दूर कहीं पे यहाँ पे अनंत होगा। तो हो इसमें आप लोग दिमाग लगाइए कि वस्तु को जो है हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहले तो हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के बारे में तब हमको समझ में अच्छा से आएगा जब हम इसमें समझ जाएंगे कि इसमें वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ, कोई भी वस्तु को हम कहाँ पे रख सकते हैं, या किसी भी चीज को रखना है तो उसको हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 जगह पे रखते हैं। कितने जगह पे रखते हैं? 6 जगह पे रखते हैं। तो अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ रखा जा सकता है? पहला जो है, हम वस्तु को ध्रुव और पोल के बीच रखते हैं। ध्रुव और पोल के बीच रखते हैं, यानी कि पहला जो है वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे पहला जो है ध्रुव और पोल के बीच रखते हैं। उसके बाद जैसे ही ये इधर आएगा तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। फिर तीसरा, फिर इसके और इसके फोकस और सेंटर के बीच रखेंगे। ये फोकस है, ये सेंटर है। फिर जो है वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? सेंटर पे रखेंगे। फिर यहाँ इधर अनंत है और इधर सेंटर है, तो अनंत जहाँ होगा अनंत और सेंटर के बीच रखेंगे। फिर कहीं पर अनंत होगा, कहीं बहुत दूर अनंत होगा, वहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे। यानी कि वस्तु को हम कितने जगह रखना सीखे? 6 जगह। पहला ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा कहाँ रखना सीखे? फोकस पर। तीसरा कहाँ रखना सीखे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। चौथा कहाँ पे रखे? तो वक्रता केंद्र पर। पांचवा कहाँ पे रखे? वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच। छठा कहाँ पे हमने रखा? अनंत पे, अनंत पर। इस तरह से हम 6 जगह वस्तु को रख सकते हैं। पहला ध्रुव और फोकस के बीच, दूसरा फोकस पे, तीसरा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, चौथा वक्रता केंद्र पर, और पांचवा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। छठा जो रख सकते हैं हम वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों? अनंत पर। अब जो है वस्तु को हम कितने जगह रख सकते हैं? 6 जगह रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, उसको देखते। चलिए हम उसको भी अब एक एक कर करके देखेंगे। पहला जो है, इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा। पहला जो है, पहला क्या है? पहला हम कहाँ पे वस्तु रख सकते हैं? तो पहला रख सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच रख सकते हैं। बीच स्थित ध्रुव वस्तु का प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस पर स्थित वस्तु का, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? अब दूसरा नियम हमने ये भी तो पढ़ा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ रही है, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ रही है, तो इसका परावर्तन फिर इसी पे होगा। ऐसे अगर जा रही थी तो इसका परावर्तन फिर कैसे होगा? इसी पे होगा। अब जो है,
अब जो है इस पे ए पड़ा, ये प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ा और इस यहाँ से भी जा रहा है। तो एक चीज देखिए गौर से, दो गो प्रतिबिंब कभी भी बनेगा ना, प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो कम से कम दो गो प्रकाश की किरण एक जगह पे कट करेगा, तभी कहीं पे भी प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। तो इसको और आगे बढ़ाया जाए, इसको और पीछे यहाँ पे बढ़ाया जाए और इसको भी और पीछे यहाँ पे बढ़ाया जाए, तो यह दोनों रेखा यहाँ पे कट करेगी। तो जैसे ही यहाँ पे कट करेगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब ए था, तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश कोई प्रतिबिंब बना। अब एक चीज आप देख सकते हैं, अब एक तरह से और इसको जो है आप कर सकते हैं, एक प्रकाश के कम से कम दो प्रकाश की किरण बोले हैं जाना चाहिए, एक प्रकाश की किरण और देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं। एक नियम आप और पढ़े हुए हैं, क्या नियम पढ़े हुए हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो किसी भी दर्पण पे संभव है, या तो अवतल हो या उत्तल हो या समतल हो, कैसा भी दर्पण होगा उस दर्पण पे समतल होगा, उसका परावर्तक सतह रुखरा होगा तभी भी, या समतल होगा तभी भी उस पर वो संभव है। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण पर यहाँ पे पड़ रही है, ध्रुव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, और ए एंगल और ए एंगल का मान समान होगा। तो यहाँ से अगर कोई भी प्रकाश की किरण ध्रुव पे पड़ रही है, तो यहाँ से ध्रुव पर पड़ रही है तो यहाँ पे आ रही है इस पर, फिर परावर्तन के बाद यह रिफ्लेक्ट करेगा तो ए एंगल जितना होगा ए एंगल होगा। अब या तो आप इसको भी कर सकते हैं कि इस दोनों किरण को, अगर किरण ये बाहर जाएगा तो ये पीछे ही जा करके कट करेगा। अगर इस दोनों किरण को कट करवाना हो, इसको और इसको अगर कट करवाना हो तो इसको पीछे ही हम कट करवा सकते हैं। तो इस तरह से या तो आप इस दोनों के किरण की सहायता से इस प्रतिबिंब का निर्माण कर लीजिए, या इस किरण की सहायता से आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यह इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। अब देखिए, इस स्थिति में हम तीन चीज जानेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, दूसरा क्या जानेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति जानेंगे, तीसरा क्या जानेंगे, प्रतिबिंब की आकार जानेंगे। देखिए अगर से प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा इसमें, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें जो होगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, या इसी को आभासी भी बोलते हैं। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा, सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। दूसरा, इसकी स्थिति कैसी कहाँ होगा, तो दर्पण के पीछे होगा, तो हम लोग कह सकते हैं दर्पण के पीछे यह स्थित होगा। दूसरा, इसका आकार के बारे में बोलेंगे तो जो वस्तु रखा गया उस वस्तु से यह छोटा दिखाई दे रहा है कि नहीं, जो वस्तु रखा गया उस वस्तु से यह प्रतिबिंब क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है, तो यह भी कह सकते हैं वस्तु के से छोटा। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब दो गो किरण आपस में एक जगह पे कटेगा, वह दोनों किरण जो है वस्तु से होकर जाना चाहिए। ये भी किरण जो है वस्तु से होकर ही जा रहा है, ये भी किरण वस्तु से होकर ही जा रहा है, तो यह वस्तु से होकर किरण कम से कम जाना चाहिए, तब ये जो है वह प्रतिबिंब होगा। और वस्तु से होकर जाएगा, दर्पण पे पड़ेगा, दर्पण पर परावर्तन के बाद वो गुजरेगा, तो जो गुजरने वाली किरण है दोनों जहाँ पे कट करेगा, निकलने वाली जो भी किरण है जो दोनों जहाँ पे कट करेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज हमने सीखा। अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जब प्रतिबिंब पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसको हम लोग काल्पनिक को क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं। आभासी यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से राइज हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण में यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, तो क्या बोलेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया होगा। दूसरा स्थिति ये बोला जा सकता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है
तो प्रतिबिंब क्या वस्तु से छोटा बनता है कि वस्तु से बड़ा बनता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं वस्तु से सॉरी आकार जो होगा वह वस्तु से कैसा होगा? बड़ा होगा। यह जो दिखाई दे रहा है कैसा दे रहा है? वस्तु से। यहाँ ये वस्तु है, यह जो है मेरा क्या है? वस्तु है। और यह जो बन के तैयार हुआ यह क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ पे प्रतिबिंब तैयार हुआ, यह प्रतिबिंब क्या है? इससे बड़ा है। प्रतिबिंब जो बन के तैयार हुआ वह इससे बड़ा है। तो यानी कि वस्तु का जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन करके तैयार होगा इस स्थिति में। अब हम लोग कंडीशन नंबर दूसरा समझेंगे। तो इस तरह से आप लोग से इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। सेकेंड में पढ़ेंगे, अब जस्ट इसके आगे आएंगे, ध्रुव और फोकस के बीच पढ़े, अब आएंगे क्या? फोकस पे। तो लिखेंगे जब फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। कैसे पढ़ेंगे? फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसे पढ़ेंगे? तो इसको देखिए अगर से, ये कोई क्या है? कौन सा दर्पण है? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये कोई अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या होगा? पोल होगा, ध्रुव होगा। यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा? सेंटर होगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर स्थित है हो, यदि कोई वस्तु फोकस पर स्थित है तो फोकस पे यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु क्या होगा? स्थित होगा। यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी, कोई भी प्रकाश की किरण इसके समांतर पड़ेगी, तो इसका परावर्तन के बाद यह कहाँ से लौटेगी? तो यह फोकस से होकर फिर निकल जाएगी। यह कहाँ से निकलेगी? फोकस से होकर निकल जाती है। अब देखिए अगर से अब देखिए अगर से, अब इसमें देखना क्या है कि दूसरा प्रकाश की किरण में हम दो कंडीशन पढ़े हुए हैं। दूसरा कंडीशन पढ़े हुए हैं कि अगर कोई भी दूसरा कंडीशन हमने पढ़ा कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर पास करेगी, वक्रता केंद्र से होकर पास करेगी, इस तरह से यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया हुआ है, इसको थोड़ा सा और तो यह फोकस से होकर निकलेगी। अब एक चीज देखिएगा, यह यहाँ से गया, वस्तु से होते हुए दर्पण पे गया, और इसका परावर्तन भी फिर क्या होगा? परावर्तन के बाद भी या परावर्तन भी फिर इसी पे होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये किरण इस पे पड़ा तो इसको हम आपतित किरण, लौटने वाली किरण को हम जानते हैं कि परावर्तित किरण बोलबे करते हैं। तो इसमें जो है अगर कोई प्रकाश की किरण, अब क्या बताया, प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दोनों प्रकाश की किरण यानी कि लौटने वाली जो प्रकाश की किरण है जो एक दूसरे को कट करेगी, लेकिन इसमें क्या है? कट नहीं कर रही है। यह कहीं भी जा करके कट नहीं करेगी, यानी कि इसका प्रतिबिंब जो है अगर कट भी करेगी तो यह जा करके अनंत पे करेगी। अनंत का कोई ये नहीं है कि कहाँ पे इसका अनंत होगा। तो देखिएगा प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बोलेंगे कि प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब की प्रकृति पहला चीज, दूसरा चीज स्थिति बोलेंगे, और तीसरा चीज में हम क्या बोलेंगे? आकार को बोलेंगे। तो स्थिति इसका कैसा होगा और आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो यह जो है दर्पण के आगे बन रहा है वास्तविक होगा, और नीचा बन रहा है तो यह उल्टा होगा। यह भी बताएं कि अगर जो वास्तविक होता है वह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। स्थिति में क्या जानेंगे? तो स्थित कहाँ होगा? तो यह जो है कहाँ पे बनेगा? अनंत पर, अनंत पे। यह जो है अनंत पर जाने के बाद यह प्रतिबिंब कहीं देखिए इस तरीका से जा रहा है, कहीं ना कहीं इधर आने पर कटेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगा वह क्या होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आकार जो होगा वह वस्तु जितना बड़ा है उससे बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन करके तैयार होगा। यानी कि वस्तु से इसमें बहुत जोर दिए, बहुत बड़ा। तो इस तरह से जो हम लोग नियम पढ़े थे उसी नियम का काम करते हुए ये प्रतिबिंब का निर्माण किया। अगर कोई भी प्रकाश की किरण
कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर यदि दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद यह कहाँ से निकल जाती है, वो फोकस से होकर निकल जाती है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के यदि दर्पण पे जाती है तो यह परावर्तन के बाद क्या है, मुख्य अक्ष के यह परावर्तन के बाद उसी पथ पे, यानी कि उसी पथ पे फिर यह रिटर्न भी आती है, यानी कि इसका पथ चेंज नहीं होगा, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से यह फिर रिटर्न भी हो जाएगा। यह वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण गुजरेगी तब, और जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी तो यह फोकस से होकर निकलेगी। यह दोनों रेखा जहाँ पे जाके कट करेगा तो वह जो है जहाँ पे जा करके कट करेगा वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हमको पता नहीं है कहाँ पे कट करेगा, तो यह अनंत पे कट करेगा। चलिए इस तरह से जो है हम दूसरा भी पढ़े। यह जो मेरा दूसरा था, प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम दूसरा था, नियम नहीं दूसरा था, दूसरा कंडीशन था जहाँ पे हम वस्तु को रख सकते थे। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा हम आगे बढ़ेंगे उससे, तो कहाँ रख सकते हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो अब तीसरा में हम पढ़ेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए, एक कोई उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, यहाँ से ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर है। अगर कोई भी प्रकाश की किरण, पहला चीज तो ये देखेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो वस्तु कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कोई वस्तु रख रहे हैं ए बी कोई वस्तु यहाँ पे रख रहे हैं, कहाँ पे रखें, फोकस और सेंटर के बीच। यहाँ पे बहुत दूर पे कहीं पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। तो यहाँ से अगर कोई भी प्रकाश की किरण इस पे पड़ रही है तो यह कहाँ से होकर निकलेगी, ये कहाँ से होकर निकलेगी, तो फोकस से होकर निकल जाएगी। यह जो है प्रकाश की किरण कहाँ से होकर निकल जाएगी, तो यह जो है फोकस से होकर निकल जाएगी। अब दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, कि दूसरा कंडीशन क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, दर्पण थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ेगी तो यह जो है पुनः उसी पथ पे क्या होगी, फिर यह लौटेगी भी, इसका परावर्तन भी इसी पथ पे होगा। तो इसी पथ पे होगा तो इसको इसी पे इसका परावर्तन भी इसी पे लौट रही है। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, ये आगे बढ़ाने के बाद ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कट कर रहा है तो इन्फिनिटी यहाँ पे बहुत आगे होगा। तो जहाँ पे कट किया वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ यानी कि जहाँ पे कट किया वहाँ पे, वह तो हमको एकदम पैरेलल आ रही थी, पता नहीं लग रहा था कहाँ कट करेगा, तक पता नहीं लग रहा था तो उसको हम अनंत बोल दिए हैं। लेकिन ये तो पैरेलल नहीं, ये लग रहा है कि यहाँ पे आते आते कहीं ना कहीं जाके कट करेगी। तो कट करेगी तो यह जो है प्रतिबिंब ऐसा बन रहा था, तो ये ऊपर वाला भाग कैसा आ गया, ऊपर वाला भाग नीचा, नीचा वाला भाग ऊपर आ गया, क्योंकि यह नीचा बन गया, ये ऊपर था ये नीचा था, तो सीधा पलट गया। तो पलट जाने के बाद क्या होगा, यह जो है बी वाला भाग क्या हो गया, नीचा चला गया, ये बी वाला भाग नीचा चल गया, तो इसको हम बी डैश बोल देंगे और इसको बोल देते हैं ए डैश। यानी कि यह जो प्रतिबिंब बना है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश। इस तरह से पहला चीज हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में बोलेंगे, प्रकृति कैसा होगा। दूसरा चीज हम क्या बोलेंगे, स्थिति के बारे में बोलेंगे। तीसरा चीज कैसा बोलेंगे, आकार के बारे में बोलेंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में यदि हम बता रहे हैं तो इसकी प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति तो होगा कैसा होगा, तो वह वास्तविक होगा। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ
इस प्रतिबिंब को हम ए डैश बी डैश मान लिए हैं, इसको ए बी मान लिया है, जो उल्टा बना है उसको मान लिया ए डैश और बी डैश। इस तरह से देखिएगा वास्तविक होगा, वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा, उल्टा होगा, जो रियल होता है वह उल्टा होता है। स्थिति कहाँ होगा, तो स्थिति यह प्रतिबिंब कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरा कहाँ, इसका आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, इसका आकार जो होगा वस्तु से बड़ा। तो इस तरह से हमने तीसरा पढ़ा कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, तो उस समय प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और स्थित होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। स्थित जो होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होगा, और उसका आकार कैसा होगा, तो आकार जो होगा वह होगा वस्तु से छोटा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। ऐसा कंडीशन हमने पढ़ा। यह हमारा तीसरा था। अब हम लोग चौथा की तरफ मूव करेंगे। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु, चौथा क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो यह कोई अवतल दर्पण है, यह कोई अवतल दर्पण है, यह फोकस है, और ये क्या है, सेंटर है। अब देखिएगा गौर से, चौथा कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब का नाम यदि हम ए बी ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसके समांतर कोई भी प्रकाश की किरण यदि आएगी, इसके समांतर यदि कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, तो यह इसका जो होगा परावर्तन कहाँ से होगा, तो वह होगा फोकस से होकर होगी। कहाँ से होगी, फोकस से होकर होगी। यानी कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर स्थित होगा कोई भी वस्तु, तो उसका जो परावर्तन होगा वह हो जाएगा कहाँ से। कहने का मतलब है कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर स्थित हो और इस वस्तु से प्रकाश की किरण यदि फोकस के समान, इस वस्तु से प्रकाश की किरण यदि इस वस्तु से यदि प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, इस वस्तु से यदि प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जा रही है, तो इसका जो परावर्तन होगा वह कहाँ से होकर होगा, फोकस से होकर परावर्तन के बाद, यानी कि परावर्तन या परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर फिर निकल जाएगी। ये हम इसका जब रूल पढ़े थे प्रतिबिंब प्राप्त करने का, तो उसमें पढ़े थे, वही काम अभी हम यहाँ पे किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। अब तीसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, तीसरा कंडीशन क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर निकल रही है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र पर से दर्पण पे पड़ रही है, तो उसका जो परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद वह क्या होता है, उसी पथ पे लौट जाती है, यानी कि उसका परावर्तन उसी पथ पे होता है, वह जो है इधर उधर विचलित नहीं होती है। अब दूसरा कंडीशन जो हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर निकलती है, यानी कि फोकस से होकर दर्पण पे आके टकराएगी, तो वह फिर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकल जाती है। वह कहाँ से निकल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर निकल जाती है। अब देखिएगा, यह प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, दर्पण से टकराई,
अब इसका जो परावर्तन है यानी कि यह जो निकल रही है वो कहाँ से निकलेगी, तो फिर यह निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही, और यह दोनों किरण कट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। हम बताएं कि ये आने वाली किरण है, तो यह जो है आपतित किरण हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया, ये भी क्या है परावर्तित किरण। इस पे टकराने के बाद ये ऐसे आ रही है, तब दो परावर्तित किरण जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो है ए बी था, अब ए वाला भाग नीचा आ गया, तो बी वाला नीचा आ गया, इसको बी डैश मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है ए डैश था। चलिए अब इसकी प्रकृति की बात करेंगे, उसके बाद इसकी स्थिति की बात करेंगे, तीसरा जो करेंगे उसके आकार की बात करेंगे। प्रकृति, स्थिति, आकार। तो प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति जो होगा इसका जो होगा वह तो वास्तविक ही होगा, और क्या होगा उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। स्थिति क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार कैसा होगा, वस्तु के बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई अवतल दर्पण है, यदि कोई अवतल दर्पण है उसमें वस्तु को अगर आप वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, तो आपको जितना बड़ा वस्तु रखिएगा उतना ही बड़ा आपको प्रतिबिंब भी, यानी कि उतना ही बड़ा उस वस्तु का इमेज भी आपको दिखाई देगा, उतना ही बड़ा वस्तु का इमेज भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आके टकराई है, और यहाँ से इसका परावर्तन हुआ है, यानी कि यहाँ से ये निकल गई है। अब जो है हम लोग पांचवा कंडीशन पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। एक कोई क्या है, अवतल दर्पण है, यहाँ से फोकस होगा और यहाँ से सेंटर होगा, यहाँ पे बहुत दूर कहीं पे अनंत होगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ से यह प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाकर दर्पण से टकराई, फिर यह निकलेगी कहाँ से, तो फोकस से होकर क्या होगी, यह निकल जाएगी। अब तीसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे जाके टकरा रही है, तो यह जो है फिर गुजरेगी, यानी कि लौटेगी कहाँ से, तो उसी पथ पे लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, उसी पथ पे। इसका देखिए प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे बना, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। ये ए बी था, ए वाला भाग जो है नीचा आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ए डैश और बी डैश बोला जा सकता है, ए डैश और बी डैश बोला जा सकता है। इस तरह से इसकी हम प्रकृति के बारे में देखेंगे कि प्रकृति क्या होगा। उसके बाद हम लोग आकार के बारे में समझेंगे, तीसरा हम लोग स्थिति के बारे में समझेंगे। देखिए प्रकृति कैसा होगा, तो यह वास्तविक होगा और कैसा होगा, वास्तविक के साथ साथ यह जो प्रतिबिंब बन के तैयार होगा वह उल्टा भी होगा,
तीसरा आकार कैसा होगा, तब वस्तु का जो आकार होगा वह वस्तु जो रखा गया है उससे छोटा होगा, यानी कि वस्तु से छोटा। तीसरा स्थिति कैसा होगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ पे बनेगा यह प्रतिबिंब, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यह प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ये पांचवा भी खत्म होगा। इसको आप लोग देखिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होइएगा। 6 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण। एक चीज देखिएगा गौर से, ये कोई अवतल दर्पण है, इस तरह से यहाँ पे कोई पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर होगा। यहाँ पे बहुत दूर कोई अनंत होगा, जिस अनंत पे हम वस्तु कैसे ऐसे रखेंगे, वस्तु जैसे ही ऐसे आप रखिएगा तो यह फोकस से होकर यह प्रकाश की किरण जो है, यह फोकस से होकर प्रकाश की किरण दर्पण पर टकराने के बाद निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब यदि अगला प्रकाश की किरण भी यहाँ से आएगी, अगले प्रकाश की किरण भी आएगी, तो यह प्रकाश की किरण कहाँ से होगी, अगर दूसरा प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है ऐसे, तो इसका भी परावर्तन के बाद यह कहाँ से लौटेगी, फोकस से होकर ही लौटेगी। यह भी जो है प्रकाश की किरण कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस से होकर ही लौटेगी। अब एक चीज़ और आप देखिएगा गौर से कि जितना भी प्रकाश की किरण इसके समानांतर जाएगी, सब क्या होगी, फोकस से होकर लौटेगी। और फोकस पे ही एक दूसरे को ये क्या कर रही है, काट रही है। फोकस पर ही एक दूसरे को यह जो है काट रही है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस पर ही बनेगा। यहाँ से देखिएगा कि अनंत से यदि कोई भी प्रकाश की किरण इस पे आएगी, कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो इसके पैरेलल ही आएगी, और जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह फोकस पर ही होगा। प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वह फोकस पे ही होगा। तो 1 नंबर में हम प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानेंगे, दूसरा हम जानेंगे इसके स्थिति के बारे में, तीसरा हम जानेंगे इसके आकार के बारे में। तो प्रकृति के बारे में हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जो प्रकृति होगा वह कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरा हम स्थिति अगर इसका पूछा जाए तो बोल देंगे फोकस पर। तीसरा इसका आकार जो होगा वस्तु से बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटा। इसको हम पॉइंट साइज इमेज भी बोलते हैं, यानी कि बिंदु साइज का इमेज, पॉइंट साइज इमेज। तो इस तरह से जो है प्रतिबिंब का हमने निर्माण को पढ़ा कि प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, वस्तु का निर्माण कहाँ रखने पर प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा, वस्तु के आकार का होगा कि वस्तु के आकार से बड़ा होगा, छोटा होगा। ये हर चीज़ को मैंने इसमें समझा है। हम लोग इसमें बहुत सारे चीज़ समझे। पहला चीज़ समझे कि इसके अगर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी है कि काल्पनिक है, तो इसमें हम क्या क्या देखें, इसमें हम लोग देखें क्या कि इसमें प्रतिबिंब जो है वह जो है आभासी भी बन रहा है
दूसरा आभासी भी बन रहा है, वास्तविक भी देखे, और क्या देखे, प्रतिबिंब सीधा भी बन रहा था इस अवतल दर्पण में, और क्या देखे, सीधा के साथ साथ आप लोग देखे, सीधा भी देखे और उल्टा भी देखे। इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण इसमें आभासी, सीधा और उल्टा, फिर देखे वस्तु से बड़ा देखे और फिर वस्तु से क्या देखे, छोटा भी देखे। तो इस तरह से एक नोट में आप ये चीज लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, नोट में ये चीज लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, कमा बड़ा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा बड़ा दोनों होता है। बड़ा भी देखे वस्तु से और वस्तु से छोटा भी देखे। दूसरा कंडीशन क्या देखे, इसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का भी होता है, समान आकार का भी होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित था तो उस समय हम देखे जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बन रहा था। छोटा भी देखा, बड़ा भी देखा, वस्तु के समान आकार के भी हमने देखा। तीसरा कंडीशन क्या देखे, तीसरा कंडीशन देखे, इसमें मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के बनते हैं। दोनों प्रकार के बनते हैं। इसमें देखे प्रतिबिंब काल्पनिक भी बन रहा था और वास्तविक भी बन रहा था। चौथा कंडीशन हमने क्या देखा कि इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा, सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। तो इसमें हम दो प्रतिबिंब को देखें, काल्पनिक भी बन रहा था, वास्तविक भी बन रहा था। इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का भी होता है और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा बड़ा दोनों होता है। वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उल्टा, सीधा, काल्पनिक, वास्तविक और वस्तु के समान आकार के, यानी कि हर तरह का प्रतिबिंब हमको अवतल दर्पण में देखने को मिलता है। इस तरह से ये चीज भी खत्म हुआ। अब आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। पहला चीज आपसे पूछ दिया जाएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु से सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो वस्तु से सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, हम कहाँ बताएं, फोकस पे। फोकस पे एकदम बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है।
तो उस समय वस्तु कहाँ पे स्थित होता है? तो उस समय वस्तु स्थित होता है अनंत पर। अब ये भी चीज पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण सबसे बड़ा कहाँ पे होता है? तो जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो प्रतिबिंब का निर्माण बहुत बड़ा बनता है। कहाँ पे? तो वह अनंत पर। यानी कि फोकस पे जब स्थित होता है तो अनंत पे बड़ा बनता है, लेकिन अनंत पर जब स्थित होगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा लेकिन बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है।